इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है माइकल नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए, जो एक फ्यूल स्टेशन के अंदर आ गया अपने बाइक के अंदर पेट्रोल भराने के लिए। वो उस जगह पर अपना काम करने में बिजी था, लेकिन एक आदमी जो कुत्ते के साथ आया होता है, उसका कुत्ता बार बार माइकल को देखकर भौंकने लगा था। इन सारी बातों से माइकल काफी ज्यादा इरिटेट हो गया और अब वो सीधा उस आदमी के पास चला जाता है। वो उस आदमी को कुछ बोल नहीं रहा था और वो पेट वाला ओनर माइकल को जाने के लिए कह देता है, लेकिन उसी वक्त पता चला कि माइकल के पास एक गन मौजूद है और उसने बिना सोचे समझे उससे सामने वाले ओनर को शूट कर दिया है। ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक सीन था, लेकिन माइकल यहीं पर नहीं रुकता। वो तो सीधा चला जाता है एक कपल के पास जो उस जगह पर बैठे हुए थे और उन्हें भी वो गन की मदद से एक एक करके शूट कर देता है। यानी माइकल आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, किसी को नहीं आइडिया। एक लेडी तो गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी और माइकल उसे देख भी लेता है, लेकिन वो उसे कुछ करता नहीं। वो सीधा अपनी बाइक पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। अब हमें मिरांडा नाम की एक लड़की को दिखाया गया जो पेड़ों के ऊपर चढ़ रही थी। उसे ऐसी खतरनाक चीजें करना बहुत पसंद होता है और उस मोमेंट पर हमें पता चला कि मिरांडा को कुछ बीमारी है। वो कभी कभी अपने बॉडी का कंट्रोल खो देती और ऐसे अजीब तरीके के काम करती। हमें अब मिरांडा की मदर जेनी को दिखाया गया जो कि प्रेग्नेंट होती है और फिलहाल के समय में उसने एडी नाम के एक दूसरे हस्बैंड से शादी कर ली थी। बेचारे जेनी का पहला हस्बैंड मर चुका था और अपनी बेटियों को सपोर्ट देने के लिए उसने एडी से शादी कर ली। एडी ने भी जेनी की सारी बेटियों को एक्सेप्ट कर लिया होता है, पर देखकर लगता नहीं कि बेटियों ने एडी को एक्सेप्ट किया है कि नहीं। उस जगह पर जब मिरांडा आती है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था, इसलिए एडी अपने कार में बैठ जाता है और मिरांडा को लेकर जाने लगता है। जेनी तो मिरांडा को एडी के साथ ही रहने के लिए बोल रही थी और अब वो प्रेग्नेंट होने के कारण घर के अंदर चली जाती है। कार चलाते दौरान एडी मिरांडा से कह रहा था कि तुम्हें कुछ भी बोलना है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। भले ही वो उसका फादर नहीं है, लेकिन फादर जैसा लगता है। तब जाकर मिरांडा कहती है कि मुझे अपने असली फादर की बहुत याद आ रही है। वो कितने ज्यादा अच्छे थे और हमारा ख्याल रखते थे, पर अफसोस वो वापस नहीं आने वाले और अब एडी ही उसका स्टेप फादर है। हमें तो अब घर की तरफ अचानक एक लड़की दिखाई गई जिसका नाम लीसा था। ये एक्चुअल में मिरांडा की बहन होती है, जो जल्द से जल्द अपनी मदर जेनी के पास आकर मिरांडा के बारे में पूछने लगी थी। जेनी ने तो साफ कह दिया कि वो एडी के साथ हॉस्पिटल गई है उसका रूटीन चेकअप कराने के लिए। लीसा ये समझ जाती है और वो उसके लिए थोड़ा वेट करने के लिए वहीं रुक गई। एडी और मिरांडा अभी भी कार में ही मौजूद थे और वो बातचीत कर रहे होते हैं, पर अचानक साइड में एक बाइक आकर रुकती है। उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि माइकल नाम का वही खतरनाक आदमी मौजूद था। माइकल ने तो विंडो नीचे कराकर ये पूछा कि अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर एडी कह देता है कि यहाँ सब नॉर्मल है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनते ही पता चला माइकल ने अपनी गन निकाल ली है। गन देखकर एडी और मिरांडा दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत ही वो अपनी कार ऑन करके वहाँ से भगाने लगता है। माइकल भी पीछे नहीं हट रहा था, वो भी बाइक की मदद से सीधा उसका पीछा करते रहता है। माइकल ने तो अपनी गन की मदद से कार के ऊपर मल्टीपल शूट कर दिए। वो तो कार के टायर को भी पंक्चर कर देता है, जिससे कि एडी कार चला नहीं पा रहा था और साइड में जाकर रोक देता है। इस पूरे प्रोसेस में एडी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। उसके बॉडी से तो खून भी निकल रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी स्टेप डॉटर को बचाने के लिए तुरंत कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। मिरांडा भी समझ नहीं पाती और दरवाजा ओपन करके फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। माइकल नाम का वो खतरनाक बूढ़ा आदमी तुरंत ही अब कार के पास आता है और देखता है कि एडी अभी भी जिंदा है। एडी तो सामने रखे हुए एक चाकू को उठाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। माइकल इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देता और जब एडी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहा था तो वो बंदूक सीधा सामने करके उसे मार देता है। ये आवाज पूरे फॉरेस्ट में गूंज उठी थी और जब मिरांडा इसे सुनती है तो वो समझ गई कि शायद उसके स्टेप फादर नहीं रहे। माइकल ने उसे बुरी तरीके से मार दिया है। अब वो क्या करे उसे कुछ समझता नहीं, पर फिलहाल वो लगातार भागते ही रहती है। माइकल अब तुरंत ही कार के अंदर आकर बैठ जाता है जहाँ साइड में एडी की डेड बॉडी पड़ी थी। उसने सामने एडी का एक मोबाइल फोन देखा जिसे कि वो फिंगरप्रिंट से ओपन कर देता है और अब एडी के मोबाइल में माइकल को कई सारी लड़कियों की फोटोज दिखाई दे रहे थे। ये एक्चुअल में उसकी वाइफ और मिरांडा के फोटोग्राफ्स थे, पर माइकल मिरांडा को बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि उसने मिरांडा को पहले भी नोटिस किया है और अब उसकी गंदी नजर मिरांडा के ऊपर पड़ ही गई थी। पता नहीं वो आगे चलकर और कौन कौन सी खतरनाक चीजें करेगा। वहाँ मिरांडा जैसे कुछ अंदाजा नहीं था, वो फॉरेस्ट में अभी भी मौजूद थी। हमें अब वो फ्यूल स्टेशन वाला एक्सीडेंटल एरिया दिखाया जाता है
जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए थे और उन्हें इतने लोगों की बॉडी बरामद हुई होती है। एक ऑफिसर तो उसी लेडी से पूछताछ कर रहा था जिसने कि माइकल को देखा होता है और माइकल ने उस पर हमला नहीं किया था। वो सच में इस पूरे इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो लेडी पुलिस ऑफिसर को सारी बातें बता रही थी कि वो माइकल नाम का किलर कैसा दिखता था और आखिर वो कितनी एज का होता है और उसने क्या पहना था। इन सारी चीजों की वजह से पुलिस ऑफिसर्स उसके एक स्केच बनाते हैं जिससे पता लगाया जाए कि आखिर वो दिखता कैसा है। पर अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो साइको इंसान सभी को मार रहा था उसने इस लेडी को क्यों जिंदा छोड़ दिया। अब फॉरेस्ट में हमें मिरांडा लगातार भागती हुई दिखाई जा रही थी जो अब काफी दूर आ चुकी होती है। उसे समझता ही नहीं कि वो कहाँ जाए क्योंकि वो फॉरेस्ट वाले इलाके में गुम गई होती है। पर उसे बिल्कुल नहीं अंदाजा कि माइकल अभी भी उसका पीछा कर रहा है। शायद माइकल मिरांडा को मारना नहीं चाहता बल्कि उसके साथ गंदे काम करना चाहता है। मिरांडा जब थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है और वो बार बार ट्राई भी कर रही थी कि मोबाइल फोन पर उसके मदर से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन अचानक माइकल ठीक उसके पीछे आकर बैठ जाता है। मिरांडा ये देखते ही तुरंत ही धूल मिट्टी उठाती है और उसके मुंह पर मार देती है। माइकल कुछ समय के लिए एकदम अंधा सा हो गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर मिरांडा वहाँ से भागने लगी। वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि एक ढलान से नीचे गिरने लगी और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगती है। माइकल ऊपर खड़ा होकर सब देख रहा था। अगर वो चाहता तो मिरांडा को भागकर पकड़ सकता था, पर उसे इस चूहा बिल्ली के दौड़ में बहुत मजा आने लगा होता है। मिरांडा अब जैसे तैसे वहाँ से अब आगे बढ़ जाती है। वो रास्ते में अपने फोन को निकालकर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण कुछ हो नहीं पाता। इसलिए मिरांडा ने अपनी मदर के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें वो सब बताने लग जाती है कि एक बूढ़े आदमी ने एडी को मार दिया है और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए, इसलिए मैं फॉरेस्ट में भागती चली आई हूँ। जल्द से जल्द पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर भेज दो और मेरी जान बचा लो। लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण ये वॉइस मैसेज तभी सेंड होगा जब वो नेटवर्क वाले एरिया की तरफ बढ़ेगी। तो खैर इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद मिरांडा एक नदी के पास आती है और अपने बॉडी को अच्छे से साफ करने लग जाती है। कुछ देर में अचानक पता चला कि वहाँ पर एक गन शॉट की आवाज आई है। मिरांडा डर गई कि माइकल यहाँ पर तो नहीं आ गया, पर माइकल भी नोटिस करता है उस गन शॉट को, यानी ये गोली उसने नहीं चलाई है बल्कि फॉरेस्ट में कोई और मौजूद है जिसके पास गन हो सकती है। माइकल तो अब धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा जिससे कि मिरांडा जब चल रही थी तो निकल रही होती है। एक मोमेंट पर तो माइकल थोड़ा दूरी पर ही होता है और मिरांडा पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। वो फिर से कांटेक्ट करने का ट्राई करती है पर कोई रिजल्ट ना निकलने के कारण वो भागने लगी। माइकल भी अब एकदम फुर्ती दिखाता है और गन लेकर उसका पीछा करने लगता है। अब भागते हुए हमें दो शिकारी दिखाए गए जिनके हाथ में गन होती है और पता चलता है कि माइकल भागते हुए उनके सामने आ चुका है। उनकी गन देखकर माइकल ये समझ गया कि जो गोली चलाई गई थी वो इन्हीं शिकारियों ने चलाई होगी। शिकारी उससे बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तभी माइकल ने अपनी गन लेकर दोनों को एक एक करके शूट कर दिया। यानी माइकल के लिए लोगों की जान लेना एकदम खेल के बराबर लग रहा था और अब पता नहीं अगर मिरांडा उसे मिल गई तो वो उसका क्या आश्रय करेगा। बेचारी मिरांडा एकदम घबरा कर जहाँ जगह मिल रहा था वहाँ भाग रही थी। वो भले से ही दिमागी तौर पर बहुत कमजोर होती है लेकिन उसे इतना तो समझ गया था कि माइकल अच्छा आदमी नहीं है। मिरांडा जब लगातार भाग रही थी तभी अचानक पता चला वो दूसरे आदमी से टकरा गई है। उस लड़के का नाम जेम्स था लेकिन मिरांडा सबसे पहले उसे किलर ही समझ रही थी, इसलिए वो उसे लगातार मारने लगी। पर बाद में जेम्स जब उसे शांत कराता है तो वो एकदम काम डाउन हो जाती है। मिरांडा एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी और जेम्स को कहती है कि मेरे पीछे एक खतरनाक आदमी ही मौजूद है जिसके पास गन है और उसने कई लोगों को मार दिया है, इसलिए हमें यहाँ से भागकर निकलना होगा। पहले तो जेम्स उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और उसे सीधा अपने मॉम एंड डैड के पास लेकर चला जाता है जो कि यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आए थे कैंपिंग साइट पर। अब मिरांडा जिस तरीके से बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उस किलर के बारे में बोल रही होती है तब जाकर जेम्स के फादर कॉल लगाने लगे पुलिस ऑफिसर्स को। जेम्स की मदर भी मिरांडा को शांत कराने की कोशिश कर रही थी पर तभी उस जगह पर एक गन शॉट की आवाज आती है और वो सीधा आकर जेम्स की मदर को लग गई। यानी माइकल वहाँ पर पहुंच चुका है और उसने जेम्स के फादर को भी शूट करके मार दिया। ये सारी चीजें जेम्स की आंखों के सामने हो रही थी और मिरांडा भी काफी ज्यादा डर गई होती है। वो फिलहाल अपनी जान बचाने लगी और वहाँ से भागने लग जाती है। बेचारा जेम्स भी अपने मॉम एंड डैड को इस तरीके से मरता हुआ देखकर कुछ कर नहीं पाता और वहाँ से कहीं दूसरी ओर निकल जाता है। बेचारी जेम्स की फैमिली एक झटके में खत्म हो गई थी। अब पता चला है कि कुछ पुलिस ऑफिसर उस कार के पास पहुंच चुके हैं जहां एडी को मारा गया था। ये वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें कुछ लोगों की डेड बॉडी पेट्रोल स्टेशन पर मिली थी। थोड़ी छानबीन करने के बाद उन दोनों को अंदाजा लग जाता है कि ये वही किलर है जिसने फ्यूल स्टेशन पर कुछ लोगों को मारा और फिर यहाँ आकर एडी नाम के इस आदमी को भी खत्म कर दिया। कई सारी चीजें
चीजें पड़ी होने की वजह से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जरूर फॉरेस्ट में गया होगा, यानी उन्हें अपनी जांच पड़ताल और ज्यादा बढ़ानी होगी। अब हमें घर की तरफ मिरांडा की मदर जेनी दिखाई गई, जो कि बहुत देर से वेट कर रही थी और उसने एडी को कॉल करके भी ट्राई कर लिया, लेकिन एडी कॉल पिक नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसे टेंशन हो रही होती है। और उस मोमेंट पर जाकर पता चला कि जेनी को अपनी बेटी मिरांडा का वो वॉइस मैसेज मिल गया है। उसे प्ले करके देखने के बाद वो सब समझ गई थी कि कैसे वो खतरनाक किलर मिरांडा के पीछे पड़ा हुआ है और वो फॉरेस्ट में भागती जा रही है। जेनी ये सुनकर एकदम दंग रह गई कि एडी मर चुका है। इससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जल्द से जल्द वो अपनी दूसरी बेटी लीसा को वहाँ पर बुलाती है और सब बता देती है। पता चला कि पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं, जो उन दोनों का बयान ले रहे थे और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो किलर का वो फोटोग्राफ्स भी दिखाए और पूछा कि इसे तुम जानते हो क्या, पर जेनी और लीसा ने इस आदमी को पहली बार देखा होता है। कई सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ऑफिसर यही कह रहा था कि कुछ पता चलेगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे, तब तक के लिए आपको जो भी पता होगा हमसे शेयर करते रहना। जेनी तो यही मना रही थी कि एडी बच जाए, बट एडी का काम तमाम हो चुका होता है। बट उसकी बेटी मिरांडा इतने खतरे में थी कि उसे बचाना शायद नामुमकिन के बराबर था। जेनी जब कमरे में जाकर अपना मोबाइल चेक कर रही थी तो उसे एडी के नाम से कुछ मैसेजेस दिखाई दिए। ये मैसेजेस तो उसे रिसेंट टाइम पर आ रहे थे, जबकि एक्चुअल में उसे पता चला था कि एडी मर गया है। इससे जेनी इतना समझ जाती है कि एडी का मोबाइल जरूर उस इंसान के पास है जिसने एडी को मारा होगा। उसके दिमाग में तो कई सारे सवाल उमड़ने लगे कि आखिर वो कौन हो सकता है। वहीं फॉरेस्ट में हमें पता चला कि माइकल उस जगह पर मौजूद है जहां उसने जेम्स के मॉम एंड डैड को मार दिया था। वो तो वहाँ एकदम कामली बैठा हुआ होता है और खाना खाता है। इनफैक्ट वो उन मरे हुए लोगों से बातचीत भी कर रहा था। ऐसा देखकर लगता है कि सच में वो साइको हो चुका है या फिर माइकल अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कर रहा है। माइकल ने एक पूरी फैमिली को इतने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया जैसे कोई उसकी दुश्मनी थी। माइकल जैसे उसे पिक करता है तो जेनी उससे कहने लगी कि तुमने एडी को तो मार दिया है, लेकिन मेरी बेटी मिरांडा को छोड़ दो। वो पहले ही बहुत ज्यादा बीमार है और अगर उसे प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिली तो वो मर जाएगी। माइकल ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसका प्रॉपर जवाब वो बिल्कुल नहीं देता। जैसे लग रहा होता है कि जेनी ने उसे मिरांडा के बारे में इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दी है और अब माइकल मिरांडा को चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब मिरांडा आगे बढ़ रही थी तो वो एक नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में आ जाती है, यानी अब वो किसी को भी कॉल कर सकती थी। इसलिए जल्द से जल्द वो एडी के मोबाइल फोन की लोकेशन देखती है, क्योंकि उसे पता था कि वो माइकल के पास ही है। माइकल एडी के फोन से जेनी से बात कर रहा होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिरांडा को मिल गई थी, यानी कि अब वो प्रॉपर देख पा रही होती है कि माइकल की लोकेशन कहाँ पर है। वो जैसे तैसे उस जगह पर जाने लगी और देख पाती है कि वो लगातार बात कर रहा है। पेड़ के पीछे छुपे रहने के कारण अब जैसे उसका ध्यान भटका तो मिरांडा वहाँ जाकर अपना इम्पोर्टेंट बैकपैक ले लेती है। वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगी और जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करती। माइकल जब कॉल डिक्लाइन करके देखता है तो वो बैग वहाँ पर नहीं था, यानी वो समझ गया कि ये काम मिरांडा का ही हो सकता है। इसलिए वो जितना हो सके उतना आसपास देखने लगा। मिरांडा ने वो बैग इसीलिए लिया होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन थे। अगर वो सही समय पर अपने मेडिसिन नहीं लेगी तो उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे तैसे अब वो उन मेडिसिन को लेकर यही ट्राई कर रही थी कि कहीं दूर निकल जाए, लेकिन अचानक उसकी टक्कर जेम्स से हो जाती है, यानी वही लड़का जिसकी फैमिली को माइकल ने कुछ देर पहले मार दिया था। पता चला कि जेम्स को पेट में गोली लगी है, पर फिर भी वो मिरांडा को कह रहा था कि मुझे एक छुपने की जगह पता है, इसलिए मेरे पीछे चले आओ। मिरांडा जैसे तैसे जेम्स के साथ पहाड़ी वाले इलाकों के पीछे की तरफ आ गई और जेम्स कहने लगा कि यहाँ पर शायद माइकल नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कोने में है और कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई छुपा होगा। जेम्स को बहुत पेन हो रहा था जहाँ पर उसे गोली लगी होती है। इस वजह से मिरांडा ने कई सारी दवाइयाँ निकाली और वो ट्राई करने लगी कि जेम्स का पेन कम कर दिया जाए और उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना फैले। ये सब इसलिए क्योंकि मिरांडा खुद को दोषी मानती थी कि जिस तरीके से जेम्स के मॉम एंड डैड मारे गए, अगर वो वहाँ पर नहीं आती तो माइकल उन्हें मारता ही नहीं। पर अब दोनों इस तरीके से फंस चुके हैं कि एक दूसरे की मदद किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अब घर की तरफ जेनी दिखाई गई जो कि अपने लैपटॉप पर माइकल के बारे में कई इन्फॉर्मेशन जान रही थी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को पता चल चुका है माइकल के बारे में। जितनी भी जानकारी उन्हें मिली वो जेनी से शेयर कर दे रहे थे। जेनी तो माइकल का ही एक वीडियो देख रही थी जो एक प्रोफेसर का काम करता था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्वाइवल टिप्स देता था। माइकल के हिसाब से चाहे बिजनेस हो या फिर रियल लाइफ, सर्वाइव करने के लिए हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना ही होगा, जिस वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारी ग्रोथ होगी। पर माइकल की इतनी सारी अच्छी बातों के ऊपर कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता था। सभी उसके लेक्चर में आते और फिर छोड़कर चले जाते। कई स्टूडेंट्स तो माइकल को बुरा भला भी कहते हैं, जिस वजह से माइकल काफी फ्रस्ट्रेटेड रहता। कुछ साल तक उसने वो जॉब
की और फिर बाद में उसने खुद ही रिजाइन कर दिया था। लेकिन माइकल के मन में दूसरों के प्रति अभी दुर्भावना बैठ गई थी कि वो उसे चाहे कुछ भी कर ले पसंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ माइकल को अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में भी बहुत ज्यादा याद आती है, इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि जैसा उसका मन चाहेगा वो वही करेगा। तुरंत ही उसने अपने कपड़े पहने और बाइक लेकर निकलने के लिए जाने लगा। अब जैसे वो कदम रखता है तो पता चला साइड में एक बूढ़ी औरत थी जो उसके पड़ोस में रहा करती। वो बूढ़ी औरत माइकल के पास आकर उसे डांटने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लाउड स्पीकर बजाते हो, हम ठीक से सो भी नहीं पाते। इतना ज्यादा बूढ़ी औरत ने माइकल को डांट दिया कि अब माइकल सीधा अपना गन निकालता है और उसके बॉडी पर शूट कर देता है, यानी उसने अपनी पड़ोसन को ही मार दिया। ये पहला कत्ल होता है जो उसने किया होगा। उसके बाद वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर निकल पड़ा अपने मनमानी करने के लिए, यानी सारी चीजें यहीं से शुरू हुई थी। सुबह होने पर फॉरेस्ट में दिखाया गया जहाँ पर मिरांडा जेम्स के साथ बैठी हुई होती है। मिरांडा जब जेम्स को उठा रही थी तो पता चला जेम्स कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देता, यानी इसका मतलब साफ है कि जेम्स मर गया है। उसे पहले ही गोली लगी थी और उसकी बॉडी इतनी केपेबल नहीं होती कि ये सब सह ले। बेचारी मिरांडा बहुत उदास होकर उस पर कपड़े डाल देती है और फिर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। कई देर तक ट्रैवल करने के बाद पता चला मिरांडा बेहोश होने लगी है, क्योंकि उसने प्रॉपर टाइम पर दवाइयां नहीं ली थी और अब उसकी दवाई भी खत्म हो गई है। पूरा फॉरेस्ट उसे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और इन सारी चीजों के साथ साथ उसे अपने फादर भी दिखाई देते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। मिरांडा को कहीं ना कहीं लगता कि ये उसकी मदर की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी मदर का पहले ही कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मिरांडा अब एकदम पागलों की तरह बिहेव करती है, लेकिन जब वो होश में आई तो पता चला सामने उसके फादर नहीं बल्कि एडी मारकर लटकाया गया है। जब वो उसे गौर से देखती है तो उसे एडी के खतरनाक चेहरे दिखाई दे रहे थे। बेचारी मिरांडा गिरते पड़ते हुए वहाँ से निकल रही होती है। साफ पता चल रहा था कि ये सारी चीजों के लिए वो बनी ही नहीं है, पर वो माइकल से कैसे बचेगी। मिरांडा वहाँ से निकलते हुए एक पेड़ के पास पहुंची और ट्राई करती है उसके ऊपर चढ़ने का, क्योंकि ऊंचाई से एक अच्छा व्यू मिल सकता था और वो देख सकती है कि उसे कहाँ जाना है। जैसे तैसे वो पेड़ के टॉप पर पहुंच गई और जब वो नजर घुमाती है तो नीचे एक घर होता है। उसने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि वो वहाँ जाकर पुलिस ऑफिसर से मदद मांगेगी, पर उसे नहीं अंदाजा कि वो एक और खतरे में पड़ने जा रही है। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाए जहाँ एक किलर हमारा पीछा कर रहा है और हम फॉरेस्ट की भूल भुलैया में एकदम गुम चुके हैं, वहाँ से अगर सही समय पर नहीं निकले तो किलर हमें मार ही देगा। अगर ध्यान दिया जाए तो कई सारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ऐसी तकनीक बताते हैं जिसे फॉलो करके हम आसानी से फॉरेस्ट से निकल जाएं। इसमें सबसे पहली तरकीब आती है कि हमें जमीन को अच्छे से देखना है। अगर कुछ दिनों पहले कोई यहाँ पर आया होगा तो उसके निशान जरूर मौजूद होंगे, या फिर जानवरों के पैरों के निशान अगर मौजूद हों तो वो भी हमारे काम आ सकती है। हमें लगातार उसे फॉलो करते हुए उस स्पॉट पर पहुंचना है जिस पॉइंट पर पेड़ पौधे कम होते हुए दिखाई देंगे। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहाँ पर कोई नदी होगी या फिर कोई ओपन एरिया जहाँ कोई बस्ती मौजूद हो सकती है। अगर एक बार रहीवासी और बस्ती वाले मिल गए तो आप आसानी से शहर की तरफ निकल सकते हो, पर अगर वो भी नहीं मिला तो हमें जैसे तैसे किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाना होगा, सेम जैसा कि मिरांडा ने किया था। लेकिन अगर हमें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो हम किसी चट्टान या फिर पत्थर वाले इलाके पर जा सकते हैं जहाँ से एक अच्छा व्यू दिखाई दे पूरे फॉरेस्ट का। उस जगह से हम पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है। यहाँ पर भी एक टेक्निक अप्लाई कीजिए कि जहाँ डेंसिटी पेड़ों की कम दिखाई दे वहीं पर आगे बढ़िए। ये सारी चीजें अप्लाई तो की जा सकती थी, लेकिन पता चला कि वहाँ पुलिस स्टेशन में मिरांडा की बहन लीसा पुलिस ऑफिसर्स को सारी बातें बताने लगी कि कैसे उसकी मदर ने उस खतरनाक किलर माइकल से बात की है, और पता चला है कि मिरांडा अभी भी फॉरेस्ट में है जो बाहर की तरफ भागते हुए आ रही है। सारी इन्फॉर्मेशन देते ही पुलिस ऑफिसर जुट गए थे उस माइकल को पकड़ने के लिए। उनकी बहुत सारी टीम उसी फॉरेस्ट की एंडिंग वाली एरिया पर जाती है और यही ट्राई कर रहे थे कि चारों तरफ से उसे घेर ले। हमें अब मिरांडा लगातार भागते हुए दिखाई जा रही थी जिसके ठीक पीछे कोई तो आ रहा होता है। मिरांडा यही सोचने लगी कि यह माइकल हो सकता है जो कभी भी मुझ पर गोली चला देगा, इसलिए वो बिल्कुल भी रुकती नहीं और पेड़ों वाले एरिया से बाहर निकल जाती है। पता चला सभी पुलिस ऑफिसर्स वहीं पर खड़े हुए थे और अब वो मिरांडा की मदद करने के लिए उसके पास बढ़ते हैं। लीसा भी अपनी बहन को बचाने के लिए तुरंत वहाँ पहुंची और मिरांडा को गले लगा लेती है। पीछे देखने पर पता चला कि वो माइकल नहीं बल्कि कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर था जो पीछे वाले रास्ते से उसकी मदद करने वहाँ पहुंचा होता है। यानी जैसे तैसे मिरांडा की जान बच गई और उसे रेस्क्यू कर लिया गया, पर माइकल का अभी भी कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की पूरी टीम यही खोज में लग जाती है। अब घर की तरफ हमें जेनी को दिखाया गया जो कि वेट कर रही थी मिरांडा और लीसा का।
डोर की बेल जैसे ही बजती है तो तुरंत ही वो दरवाजा ओपन करने चली गई, लेकिन वहाँ मिरांडा या फिर लीसा नहीं बल्कि माइकल मौजूद था। लेकिन माइकल जैसे तैसे जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। उसके हाथ में तो गन भी मौजूद थी और अब लगता है कि वो जेनी को भी नहीं छोड़ेगा। जेनी काफी ज्यादा गुस्से में उससे यही पूछ रही थी कि तुमने मेरे हस्बैंड को क्यों मारा, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी थी। पर माइकल एकदम मुस्कुराता हुआ उसके पास बढ़ते जा रहा था, पर अचानक पता चला कि उसने जेनी को गन दे दी है और ये बोल रहा है कि तुम मुझे शूट कर दो, मैंने ही तुम्हारे हस्बैंड को खत्म किया है तो मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। जेनी कुछ समझ नहीं पाती और एक समय पर यही सोच रही थी कि वो उसे मार ही दे, बट प्रॉब्लम की बात ये हुई कि माइकल उसके साथ एक खेल खेल रहा था। गन को रिलोड किया ही नहीं गया होता जिसमें से गोली नहीं निकलती और फिर माइकल जेनी को मारकर बेहोश कर देता है। वो तो उसके सामने गन रिलोड भी करके दिखा रहा था कि ऐसी गन चलती है। अब पुलिस ऑफिसर्स को सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मिरांडा और लीसा अपने घर पर लौटते हैं, लेकिन वो दोनों दंग रह गए माइकल को वहां देखकर, जो कि उनकी मदर जेनी के साथ बैठा हुआ था गन लेकर। माइकल ने उन लोगों को भी गन पॉइंट पर लेकर यहाँ शांति से बैठने के लिए कहा और किसी को भी स्मार्टनेस ना दिखाने के लिए बोलता है। बेचारी मिरांडा और लीसा बहुत डर कर साइड में बैठ जाते हैं और अपनी मदर जेनी को शांत कराते हैं। माइकल तो अब उन सारे लोगों को बिठाकर अपने बारे में बताने लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने साफ कह दिया कि मेरी एक वाइफ हुआ करती थी, उसे अल्जाइमर की बीमारी थी, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाई और एक समय के बाद मुझे छोड़कर चली गई। वो मिरांडा के पीछे इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसकी वाइफ सेम टू सेम मिरांडा जैसी दिखती थी और वो चाहता था कि मिरांडा हमेशा उसके साथ रहे। मिरांडा ने जब ये सुना तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर माइकल से ये कहती है कि तुम्हारी वाइफ को किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही मारा होगा। ये बात माइकल को काफी ज्यादा ट्रिगर करती है और अब तो उसे मिरांडा पर गुस्सा भी आने लगा था। लेकिन उसी वक्त हम मिरांडा के हाथ में एक चाकू देखते हैं जो उसने टेबल पर से ली होती है और अब वो बिना देरी किए माइकल के हाथ पर हमला कर देती है। माइकल का हाथ तो चाकू के समय टेबल के अंदर घुस गया था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो तो जैसे तैसे वहाँ से आजाद होना चाहता था ताकि बाकी लेडीज को मार दे, लेकिन अब लीसा और जेनी भी पीछे नहीं हटते। वो मिलकर माइकल से मुकाबला करने लगे थे, लेकिन माइकल जैसे तैसे वहाँ से आजाद होता है और जेनी को मारकर बेहोश कर देता है। उसने तो गन की मदद से फायर करने का भी ट्राई किया, लेकिन लीसा और मिरांडा उसे फ्री हैंड दे ही नहीं रहे थे। बार बार वो उस पर झपट्टा मार देते और गन नीचे फेंक देते। इन्हीं सारी चीजों के बीच पता चला कि जेनी के हाथ में वो गन लग चुकी है और उसने पॉइंट कर दिया है माइकल के ऊपर। माइकल एक समय पर थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इसे तो गन चलाना आता ही नहीं। पर माइकल को नहीं अंदाजा कि जब जेनी बेहोश थी तो उसने ही उसके सामने गन रिलोड की थी और वही चीजें देखकर जेनी को गन रिलोड करना आ गया और अब सीधा वो माइकल के ऊपर शूट करने के लिए तैयार थी। लेकिन माइकल श्योर था कि ये गन नहीं चलाएगी, इसलिए वो बढ़ चला मिरांडा को मारने के लिए। अब वो ऐसा कर पाता तभी जेनी ने फायर कर दिया। वो गोली सीधा जाकर माइकल के बॉडी में लगती है और वहीं पर गिरकर वो मर जाता है। यानी एक ऐसी लेडी जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसने अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए उस आदमी को मार दिया जो इतना बड़ा साइको कातिल बन चुका था कि किसी को भी खत्म कर दे। पर जो लोग मर चुके हैं वो वापस तो नहीं आने वाले। ये सब सिर्फ हुआ माइकल के पागलपन की वजह से। वो अपनी लाइफ में हार चुका था, इस वजह से वो दूसरों को भी उस लायक नहीं समझता। पर फिलहाल के लिए हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।